आपको बता दें कि सरयू के तट पर महादीपोत्सव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जी हां, इस बार दिवाली पर एक बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। राम की नगरी आज 12 लाख से ज्यादा दियों से जगमगा जाएगी। 9 लाख से ज्यादा दिए तो अकेले राम की पैड़ी पर ही जलाए जाएंगे, जो एक रिकॉर्ड होगा। समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अयोध्या में ही मौजूद हैं। जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। समर्थ, जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके की तैयारियां, और क्योंकि अब तो काउंटिंग भी शुरू हो गई थी कि कितने दिए लगे हैं, कहां तक पहुंची काउंटिंग? काउंटिंग प्रोसेस अयोध्या के दीपोत्सव के लिए शुरू हो गया, पर फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ। झांकियों 13 झांकियां जो निकल रही है, तस्वीरें मैं दिखाऊंगा सबसे पहले आपको। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर अयोध्या में झांकियां निकल रही हैं और ये सब रामकथा पार्क जाएंगी। यहाँ पर अलग अलग तरीके से सामने आप कृष्ण राधा का देख पा रहे हैं, नृत्य किस तरह से यहाँ पर चल रहा है और पूरा अयोध्या आज एक राममय धुन में रमा हुआ है। और ये सामने आप तस्वीर जो देख रहे हैं, ये झांकी का पार्ट है। अलग अलग अवतारों को यहाँ पर दिखाया गया है। भगवान कृष्ण और राधा का जो एक अलौकिक चित्र था, एक अलौकिक दर्शन था, उसको दिखाने का प्रयास इस झांकी में किया गया है। और इस तरह की तमाम झांकियां पूरे अयोध्या में इस वक्त निकल रही हैं और अयोध्या के साकेत कॉलेज से झांकियां निकलना कुछ देर पहले शुरू हुई हैं और अब ये सारी झांकियां रामकथा पार्क पर जाएंगी, जहां पर राम, सीता और लक्ष्मण एक हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे और वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर आएंगे और एक भाषण देंगे। उसके बाद कार्यक्रम होगा। ये देख सकते हैं आप, अलग अलग तरीके से यहाँ पे ध्वनि वर्धन हो रहा है। क्या किस तरह का प्रदर्शन करने की तैयारी, क्या कर रहे हैं, किस तरह का नृत्य है ये? झांसी से राई नृत्य को लेके, दीपोत्सव को लेके रोमांच है। राई कार्यक्रम, राई नृत्य है जी। तो ये आप देख सकते तस्वीरें, बैकड्रॉप पे भी देखेंगे अगर आप तस्वीरें, लगातार झांकियों को भी दिखाने का प्रयास कैमरामैन करेंगे आपको। ये जो झांकी आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ, अगर आप देखेंगे झांकियों को भी दिखाने की कोशिश यहाँ पर आपको कर रहे हैं। ये बजरंगबली मौजूद है और एक अशोक वाटिका है जहाँ माता सीता को आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर इस झांकी को भी इस तरह से सजाया गया है जिसमें भगवान राम का जो जीवन था, रामायण जो थी, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। और ये अशोक वाटिका और उसके अलावा हम और भी झांकी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये एक पुत्रेष्ठ यज्ञ की झांकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साधु संत इसमें विराजमान है और ये सब रामायण के एक एक अंश हैं जिनको हम आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर साधु संत है और एक पालकी में यहाँ पर राम जी का जब जन्म होता है तब का ये सीन दिखाया गया है। एक झूले में वो मौजूद है और इधर साधु संत बैठे हैं और एक तरह से स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है। हम और आगे आपको आके तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि और यहाँ पर आके क्या चल रहा है। आप हमारे साथ आइए और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी लगातार नृत्य चल रहे हैं, अलग अलग तरीके के नृत्य चल रहे हैं। अयोध्या पूरी तरीके से दीपोत्सव के लिए तैयार है और ये मात्र एक शुरुआत है। शाम होते होते इस तरह के अनेकों कार्यक्रम रामनगरी में आज होने वाले हैं। झांकियों पर मैं जोर दे रहा हूं, इस तरह के कार्यक्रम के आगे झांकियां बैक टू बैक पीछे निकल रही हैं और भी झांकियां पीछे हैं। हम उनको दिखाएंगे आपको, और भी झांकियों को दिखाएंगे। पर एक बड़ा इवेंट है। एक तरफ राम की पैड़ी में 9 लाख दिए जलने हैं, ओवरऑल अयोध्या में 12 लाख दिए और इस तरह की झांकियां जिनमें रामायण का, भगवान राम का दर्शन कराने की कोशिश। और एक तरह से अयोध्या की सेलिब्रेशन है क्योंकि ये दीपोत्सव है। आज छोटी दिवाली है, आज हनुमान जयंती का भी अवसर है। आप लोग किस तरह का ये डांस करते हैं? सर, ये ढड़िया लोक नृत्य है जो कि रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या से वापस आए थे तो प्रयाग की स्त्रियों ने उनकी ढड़िया से नजर उतारी थी, जिसके उपलक्ष्य में यह प्रोग्राम हम लोग ये ढड़िया फोक डांस करते हैं, जो कि उनको दोबारा ये नजर न लगे। मैं प्रयागराज से दीक्षिका। ये जो आप सर आपके पास बेहद खूबसूरत झांकी। अब बात उपचुनाव के नतीजों की। 13 राज्यों में हुए उपचुनावों के नतीजे कल आए। हिमाचल में बीजेपी को झटका लगा तो बिहार और पूर्वोत्तर में बल्ले बल्ले। इन नतीजों के क्या मायने हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में 3 लोकसभा सीट और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीट के नतीजे आए। धनतेरस पर विजय तेरस मनाने का काम बीजेपी के खेमे में भी दिखा। कांग्रेस के खेमे में भी। असल में नतीजे कहते क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। उपचुनाव के नतीजों में सबसे बड़ी गर्मी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से आई, जहां बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री
जयराम ठाकुर ने महंगाई को पार्टी उम्मीदवारों की हार का जिम्मेदार माना। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और ऐसी चीजें जुड़ते जुड़ते हमारी क्षति हुई है। गैस के दाम 10 महीने में 300 रुपए बढ़े, पेट्रोल डीजल के दाम साल भर में 29 रुपए तक बढ़ गए। क्या इसी महंगाई ने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को उपचुनावों में हिला दिया? जहां बीजेपी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इलाके मंडी की अपनी जीती हुई लोकसभा सीट को उपचुनाव में कांग्रेस के हाथों बीजेपी को हारना पड़ा। 3 विधानसभा सीट में भी बीजेपी को अपनी ही 2 जीती सीट पर हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस 2 सीटों पर फायदे के साथ 3 सीट पर विजयी रही। सवाल है अब आगे क्या होगा? हिमाचल प्रदेश के उपचुनावों में 4-0 से मिली मात के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश में खुश है। वजह ये कि कांग्रेस को 3-1 से हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में इतिहास रचा है। मुझे भी भरोसा नहीं था कि इस जबरदस्त तरीके से उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी में लौटेगा। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट के बाईपोल में बीजेपी ने अपनी पुरानी सीट पर जीत कायम रखी। 3 विधानसभा के नतीजों में देखें तो पृथ्वीपुर और जोबट की सीट कांग्रेस के हाथ से छीन ली। हालांकि बीजेपी की परंपरागत रैगांव सीट को कमल से छीनकर कांग्रेस ने जीत हासिल की। नतीजों को समझने के लिए जरूरी है तीसरा राज्य पश्चिम बंगाल, जहां मई में चुनाव हारी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आई। मुख्य चुनाव के बाद उपचुनाव में भी ममता बनर्जी की पार्टी ने बीजेपी के साथ बंगाल में खेला कर दिया। 4 सीटों पर बंगाल में विधानसभा उपचुनाव हुए। बीजेपी अपनी जीती जिताई 2 सीट भी हार गई। 4 सीट पर टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं। दिनहाटा सीट पर मई में बीजेपी के निशीथ प्रामाणिक सिर्फ 57 वोट से टीएमसी के आगे जीते थे। जुलाई में निशीथ प्रामाणिक केंद्र में मंत्री बन गए और विधानसभा सीट छोड़ दी। अब उसी दिनहाटा सीट पर बीजेपी जहां मई में 57 वोट से जीती थी, अब बीजेपी को 1,64,089 वोट से हार का सामना करना पड़ा। 4 सीटों के नतीजे ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अपना वोट शेयर और बढ़ा लिया। आगे की कहानी क्या होगी? रणनीति तो अब बीजेपी को राजस्थान में भी बनानी पड़ेगी। राजस्थान में किसी भी चुनाव में बीजेपी को अब तक की समझ लीजिए अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। धारियावाड़ सीट बीजेपी के कब्जे में थी। उपचुनाव के नतीजे में बीजेपी तीसरे नंबर पर यहां चली गई। वल्लभनगर में कांग्रेस ने अपना कब्जा कायम रखा, लेकिन बीजेपी यहां चौथे नंबर पर चली गई। उठा पटक तो नीतीश को कुर्सी से हटाने में जुटे तेजस्वी और कांग्रेस के रिश्तों में भी अभी और बढ़ सकती है। जहां लालू प्रसाद यादव के लंबे अरसे के बाद चुनाव प्रचार में जुटने के बावजूद आरजेडी को कामयाबी नहीं मिल पाई। जहां कांग्रेस के अलग होकर लड़ने से क्या तेजस्वी नीतीश के तीर का सामना नहीं कर पाए? कुशेश्वर स्थान में जो है सिंपैथी मिला लोगों को, जेडी के प्रत्याशी को। हरियाणा के अलनाबाद की सीट पर आईएनएलडी के अभय चौटाला दोबारा जीते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में अभय चौटाला के इस्तीफे से ही इस सीट पर दोबारा चुनाव कराया गया है। आज तक ब्यूरो। और अब बात पंजाब की सियासत की। लंबे इंतजार के बाद पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। कैप्टन की नई पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस होगा। तीनों ही मिला देना ताकि सारे खुश रहें। मैनिफेस्टो ऑफ व्हेन आई टुक ओवर ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। दिल से तो पहले ही अलग हो गए थे, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग हो गए हैं। कल अमरिंदर सिंह ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा भेज दिया। 7 पेज के इस्तीफे में कैप्टन ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले पर चिंता जताई है और सोनिया गांधी को लिखा है कि एक दिन कांग्रेस आलाकमान को अपने इस फैसले पर पछताना पड़ेगा। चिट्ठी में कैप्टन ने कांग्रेस के साथ अपने कई सालों के जुड़ाव और मुख्यमंत्री पद पर रहते पंजाब के हित में किए गए कामों का लेखा जोखा भी पेश किया है। इस्तीफे के बाद कैप्टन ने अपनी नई पार्टी के नाम का भी ऐलान कर दिया। अमरिंदर सिंह की नई पार्टी का नाम होगा पंजाब लोक कांग्रेस। अमरिंदर के मुताबिक चुनाव आयोग ने उन्हें पार्टी के लिए 3 सिंबल का विकल्प दिया है, जबकि पार्टी की तरफ से भी 3 सिंबल आयोग को दिए गए हैं।
किसी एक का चुनाव कुछ दिनों में किया जाएगा। पार्टी की आधिकारिक लॉन्चिंग जल्द होगी, जिसमें पार्टी का एजेंडा और विजन पेश किया जाएगा। कैप्टन का कांग्रेस से जाना तो काफी पहले से तय हो चुका था, लेकिन आधिकारिक इस्तीफे से पंजाब कांग्रेस में हड़कंप है। कैप्टन के इस्तीफे के बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में कैबिनेट मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं की एक बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक आगे की रणनीति पर इसमें चर्चा हुई। बैठक में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के पार्टी प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे। हालांकि बैठक को लेकर विधायकों का कहना था कि अमरिंदर सिंह पर कोई चर्चा नहीं हुई। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक विधायकों और मंत्रियों ने एक सुर से बड़े कल्याणकारी फैसलों के लिए सीएम चन्नी की तारीफ की। खासकर 3 कृषि कानून रद्द करने के प्रस्ताव पर 8 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के फैसले की सराहना की गई। विशेष सत्र में बीएसएफ का दायरा सरहद से 50 किलोमीटर बढ़ाने के फैसले को रद्द करने की भी मांग की जाएगी। इन्हां तिन्नां दे बिल्लां नूं एग्रीमेंटां नूं दुबारे रीकनसीडर कर रहे हैं। लेजिस्लेशन लेके जावांगे ते विधान सभा दे विच डिस्कस करांगे। जिवें विधान सभा चाहेगी पंजाब दे हक्कां वास्ते, उस तरह इस नूं अगे सोचा जाएगा। पंजाब में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में कैप्टन अमरिंदर सिंह की बड़ी भूमिका मानी जा रही थी। ऐसे में अब जब कैप्टन ही कांग्रेस को चुनौती पेश कर रहे हैं, तो चन्नी के सामने चुनौती दोगुनी हो गई है। मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। नरेंद्र मोदी ग्लासगो दौरे के 5 दिनों का विदेश दौरा खत्म कर आज सुबह दिल्ली लौट आए हैं। ग्लासगो में कल भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को भव्य विदाई दी। ढोल ताशे के साथ भारतवंशी उस होटल में पहुंचे जहां पीएम मोदी रुके हुए थे। भारतीय मूल के लोगों के उत्साह में पीएम मोदी भी शामिल हो गए। उन्होंने ढोल बजाया, लोगों को ऑटोग्राफ दिए और बच्चों को दुलार भी किया। एक और कामयाब कूटनीतिक दौरे से पीएम मोदी वापस लौटे। मोदी की कूटनीतिक दृष्टि का दम एक बार फिर दुनिया ने देखा। 7 समंदर पार आज भी मोदी कितने लोकप्रिय हैं, इसकी झलकियां भी दिखी। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में भारतवासियों की ये जमात पीएम मोदी को अपने बीच पाकर अभिभूत थी। ये अद्भुत नजारा देखिए। ग्लासगो से पीएम मोदी की रवानगी से पहले होटल के बाहर ढोल ताशे के साथ भारतवंशी उन्हें भव्य विदाई देने पहुंच गए। लोगों के उत्साह का जवाब पीएम मोदी ने भी पूरे उत्साह के साथ दिया। वो भी ड्रम बजाने में शामिल हो गए। पीएम मोदी के प्रति ग्लासगो में भारतीय मूल के लोगों की दीवानगी देखिए। कंधे पर बच्चों को लिए लोग परंपरागत पोशाक में मोदी से मिलने पहुंचे थे। पीएम मोदी ने किसी को निराश नहीं किया। तस्वीरें देखिए। बगैर किसी सुरक्षा तामझाम और प्रोटोकॉल के पीएम मोदी लोगों के बीच हैं। किसी के सिर पर हाथ फेरा तो किसी से रुक कर बात की, और जब किसी ने ऑटोग्राफ मांगा तो खुशी खुशी ऑटोग्राफ भी दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सबको दीपावली की भी शुभकामनाएं दी। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
भारतवंशियों से पीएम मोदी की मुलाकात का सबसे यादगार लम्हा था ये। जी हां, बच्चों से पीएम मोदी की मुलाकात। अपने पिता के कंधे पर बैठे बच्चों से पीएम ने हाथ बढ़ाकर हाथ मिलाया, सिर पर प्यार से हाथ फेरा, गाल पर प्यारी थपकी भी दी और एक बच्ची को तो गोद में उठा लिया। Modi ji say was good luck and he is the best leader in the world, I would say. And wherever he is going, he is giving a lot of honor and we are proud of him. Modi, Modi has made us proud to be. भारत माता की जय। पीएम मोदी 5 दिन के विदेशी दौरे पर थे। 29 से 31 अक्टूबर के बीच वो रोम और वेटिकन सिटी में थे और इसके बाद 2 दिन का ग्लासगो दौरा। लवीना टंडन, ग्लासगो आज तक। पीएम मोदी के दौरे का सबसे अहम पड़ाव रहा ग्लासगो में हुआ जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सम्मेलन। इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने विश्व बिरादरी को यह एहसास कराया कि जलवायु परिवर्तन के खतरे को लेकर भारत कितना गंभीर है। आपको बता दें कि भारत ने पहली बार डेडलाइन बताई है और दुनिया से 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म करने का संकल्प जताया है। भारत का यह संकल्प उन विकसित देशों के लिए आईना है जो कार्बन उत्सर्जन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। पिछले कुछ दशकों ने सिद्ध किया है कि क्लाइमेट चेंज के प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं है। ये एप्लीकेशन सोलर प्रोजेक्ट्स का लोकेशन डिसाइड करने में उपयोगी होगा। ग्लासगो का ये मंच पीएम मोदी के इस ऐलान से बेहद खास हो गया। जलवायु परिवर्तन के जिस खतरे से पूरी दुनिया सहमी हुई है, भारत ने उससे निपटने का एक बड़ा रास्ता दिखाया है। पहली बार भारत ने न सिर्फ कार्बन उत्सर्जन पर काबू करने का ठोस वायदा किया है, बल्कि डेडलाइन भी बता दी है। ग्लासगो के जलवायु सम्मेलन में भारत ने दुनिया को 5 अमृत तत्व बताए। चुनौती सिर्फ इतनी है कि सौर ऊर्जा दिन में ही उपलब्ध है और मौसम पर भी निर्भर है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड इसी चुनौती का हल है। एक वर्ल्ड वाइड ग्रिड से क्लीन एनर्जी हर जगह हर समय मिल पाएगी। इससे स्टोरेज की आवश्यकता भी कम होगी और सोलर प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी भी बढ़ेगी। इस रचनात्मक पहल से कार्बन फुटप्रिंट और ऊर्जा की लागत को तो कम होगी ही, अलग अलग क्षेत्रों और देशों के बीच सहयोग का एक नया मार्ग भी खुलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड और ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के सामंजस्य से एक संयुक्त और सुदृढ़ वैश्विक ग्रिड का विकास हो पाएगा। जब पीएम मोदी के इस भाषण को 120 से ज्यादा विश्व नेताओं ने बड़े ही गौर से सुना, पीएम मोदी ने दुनिया को पूरी मजबूती से भारत के 5 लक्ष्य बताए। पहला, भारत 2030 तक अपनी जीवाश्म रहित ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतें रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 अरब टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवां, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। आपको बता दें कि नेट जीरो का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म कर देना, जिससे कि वायुमंडल को गर्म करने वाली ग्रीन हाउस गैसों में इस वजह से और वृद्धि न हो पाएगी। भारत ने 2070 तक कार्बन उत्सर्जन से संपूर्ण मुक्ति का लक्ष्य खुद अपने लिए रखा है। लेकिन सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि आखिर इतना लंबा वक्त क्यों? दुनिया के विकसित देश ने अपनी डेडलाइन छोटी रखी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। पहले नंबर पर चीन है, फिर अमेरिका। यूरोपीय संघ को एक साथ लेने पर भारत की गिनती चौथे नंबर पर होती है। चीन ने 2060 तक इस लक्ष्य को हासिल करने का ऐलान किया है। अमेरिका और यूरोपीय संघ इसे 2050 तक हासिल कर लेना चाहते हैं।
लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। हकीकत यह है कि जनसंख्या के हिसाब से भारत की स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर कही जाएगी। जनसंख्या के हिसाब से भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दुनिया के अमीर देशों के मुकाबले काफी कम है। 2019 में भारत ने प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1.9 टन उत्सर्जन किया था। वहीं अमेरिका के लिए ये आंकड़ा 15.5 टन और रूस के लिए 12.5 टन था। भारत का औद्योगिक सेक्टर कोयला और तेल के इस्तेमाल पर काफी ज्यादा निर्भर है। एक आगे बढ़ते मुल्क के लिए एकदम से अपनी दिशा मोड़ लेना आसान नहीं होगा। और ये भी सच है कि कार्बन उत्सर्जन के खतरे में दुनिया को अमीर देशों ने ही झोंका है। चीन और रूस तो इस सम्मेलन में आना तक जरूरी नहीं समझा। बावजूद इसके भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को बखूबी समझ रहा है। आज तक ब्यूरो। अब बात अयोध्या के दीपोत्सव की। अयोध्या में इस बार दिवाली पर एक बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आज अयोध्या में 12 लाख से ज्यादा दिए जलेंगे। 9 लाख से ज्यादा दिए तो अकेले राम की पैड़ी पर ही जलाए जाएंगे, जो एक रिकॉर्ड होगा। मंगल पवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। भगवान राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति की शक्ति से चमक रही है। पिछले कई सालों से दिवाली आते ही अयोध्या की आभा देखते ही बनती है। देश भर से हजारों लोग अयोध्या पहुंच गए हैं, जिनके लिए इस बार लेजर शो का भी आयोजन किया गया है। इस बार रामलला के स्वागत में होने वाले दीपोत्सव की ये किरणें सारी दुनिया के कोने कोने में पहुंचने वाली हैं। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से दिवाली पर अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित हो रहा है। लेकिन इस बार अयोध्या में दिवाली का ये प्रकाश एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। दीपोत्सव का सबसे अहम कार्यक्रम राम की पौड़ी पर आयोजित किया गया है, जहां एक साथ 9 लाख दिए जलाए जाएंगे। वहीं 3 लाख से ज्यादा दीप प्राचीन मठ, मंदिर और कुंड पर जलाए जाएंगे। इस तरह पूरी अयोध्या नगरी इस बार 12 लाख दियों से जगमगाएगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अयोध्या जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने 12,000 वॉलंटियर्स लगाए हैं। राम की पौड़ी की तरह अयोध्या के 32 दूसरे घाटों पर भी दिए जलाने का कार्यक्रम है। इस दीपोत्सव के कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास तौर से अयोध्या में मौजूद रहेंगे। वो राम कथा पार्क में हेलीकॉप्टर से आने वाले राम और सीता का स्वागत करेंगे। मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या पर भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। रावण का नाश करके उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में हो रही थी, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर में दिए जलाए थे। त्रेता युग से चली आ रही ये परंपरा आज भी जारी है, जिससे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हर साल भव्य बनाती जा रही है। 2017 में राम की पौड़ी पर करीब 1.25 लाख दिए जलाए गए थे, जो 2018 में बढ़कर 3 लाख, 2019 में 4.5 लाख और 2020 में 6 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए जलाकर अयोध्या में रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बार राम की पैड़ी में 9 लाख से ज्यादा दिए जलाने की योजना है, यानी इस बार अयोध्या पहले से कहीं ज्यादा रोशनी में चमकेगी। राम की पैड़ी जहां पर दीपोत्सव होता है वहां गए तो वहां पर इतनी जगह भी नहीं थी जहां पर हम दीपक जला सकें। 51,000 दीपक हम लोगों ने जलाया उस साल। उसके बाद तय किया कि अगले दीपोत्सव तक राम की पैड़ी को बनवाया जाएगा, गलियों को ठीक किया जाएगा, नालियों को ठीक किया जाएगा, सड़कों को ठीक कराया जाएगा। ये सब ठीक करा करके हम यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। गौरव होता है कहने में कि साल भर के अंदर ये सब चीजों को किया गया और 2018 में 3,01,000 के दीपक जले और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इस बार अयोध्या में पहली बार एरियल ड्रोन शो का आयोजन भी किया गया है। 500 ड्रोन के जरिए रामायण की कहानी दिखाए जाने की योजना है। वहीं 3D होलोग्राफिक शो और 3D प्रोजेक्शन मैपिंग भी की जाएगी। कुल मिलाकर इस बार अयोध्या में दिवाली को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी है, जिसे देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इससे पहले हमने नहीं देखा था ऐसा कि क्या है, कैसा होता है। आज बहुत अच्छा लगा देख के हमारे को। हम खुद 1000 किलोमीटर से ड्राइव करके आए हैं यहाँ पे देखने के लिए, और स्पेशली इसलिए आए हैं। हमारे साथ हमारे दोनों बच्चे भी हैं और मेरी पत्नी भी है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत शानदार बनाया उन्होंने, बहुत शानदार।
अयोध्या में 5वें दीपोत्सव को पहले से कहीं भव्य और यादगार बनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दीपोत्सव कार्यक्रम से लेकर सरयू तट तक सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ बनबीर सिंह, अयोध्या आज तक। अयोध्या की तैयारी तो आपने देख ली, अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की तैयारी, जहां सरकारी स्तर पर बड़े उत्सव का कार्यक्रम है। दिल्ली सरकार यहां राम मंदिर का प्रतिरूप तैयार करवा रही है, यानी दिल्ली में बैठे बैठे अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। ये अयोध्या नहीं दिल्ली है, जहां पर श्री राम मंदिर की भव्य प्रकृति की झलक आपको दिखेगी। दिल्ली सरकार के दिवाली उत्सव की थीम राम मंदिर है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हमारे पूरे देश की आस्था है। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आसाम तक, हर तरफ देखिए तो दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो पूरा देश मनाता है। कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके वापस अयोध्या पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं पिछले कई सालों से दिवाली एक ऐसा समय है जब प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए हम दिल्ली के लोगों से ये अपील करते हैं हर साल के पटाखे ना जलाएं। लेकिन क्योंकि त्योहार ऐसा है जिसमें सबकी आस्था है, इसीलिए ये दिल्ली की दिवाली मनाने की रस्म एक तरह से पिछले 2 साल से शुरू हुई है, जहां पर दिल्ली सरकार एक भव्य आयोजन करती है और दिल्ली के लोग उस भव्य आयोजन में शामिल होते हैं। दरअसल दिल्ली की दिवाली उत्सव को राम मंदिर में मनाया जाएगा। देश की राजधानी में त्यागराज स्टेडियम में अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर की एक कॉपी बनाई जा रही है। साफ है, अयोध्या राम जन्मभूमि पर तैयार होने जा रहे राम मंदिर के प्रारूप का दर्शन त्यागराज स्टेडियम में हो पाएगा। राम मंदिर का प्रारूप लगभग 30 फुट ऊंचा और 80 फुट चौड़ा होगा। तस्वीर जो है वो राम मंदिर की तरह है और न सिर्फ यहाँ बल्कि किस तरह से लाइटिंग के इंतजाम है ये देखिए। यहाँ पर पूरा लाइट शो होगा और अगर आप देखें तो इस मंदिर के चारों तरफ जो दीवारें हैं वो भी यहाँ पर राम मंदिर का जो मॉडल है उसी अंदाज में तैयार की जा रही हैं। तो यहाँ पर सबसे खूबसूरत बात यह है कि राम मंदिर लोग दिल्ली में ही देख पाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं तो उसका भी एक असर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी का झुकाव है अयोध्या की तरफ। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर आरती में शामिल हुए थे। साथ ही हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन भी किए थे। राम जन्मभूमि दर्शन के ठीक बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को शामिल करने का ऐलान किया और अगले दिन दिल्ली पहुंचते ही इस फैसले पर दिल्ली कैबिनेट की मुहर भी लगा दी। और अब दिल्ली सरकार को दिवाली कार्यक्रम में भी भगवान राम और राम मंदिर की झलक दिखेगी। भगवान श्री राम के प्रति इस पूरे देश की आस्था है और ये तभी दिल्ली सरकार ने अयोध्या को भी जो तीर्थ यात्रा योजना है दिल्ली में उसमें शामिल किया है। दिवाली भगवान श्री राम के स्वागत का त्योहार है और ये दिल्ली की दिवाली भी दिल्ली के अंदाज में हम भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं और हम दिल्ली वालों से ये अपील करते हैं कि वो भी दिवाली के दिन पटाखे ना जलाएं, लेकिन साथ में मिलकर पूजन जरूर करें। आपको बता दें कि साल 2019 में दिल्ली सेंट्रल पार्क में दिल्ली की दिवाली कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मकसद पटाखा न जलाएं, लाइटिंग साउंड के साथ दिवाली मनाना है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक।